हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। तो इकोसिस्टम में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल्स पढ़े थे। फंडामेंटल्स क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम में इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखे थे और अब उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों, आप लोग नेक्स्ट पार्ट में अगर हम मूव करें, जैसे डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे नेचर में सेप्रोब्स होते हैं और ये सेप्रोब्स जो हैं बेसिकली ये आपके प्रोटिस्टा भी होते हैं। क्लियर? प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें जैसे स्लाइम मोल्ड, ये भी क्या है? सेप्रोब्स हैं। और फंजाई भी हैं और ध्यान रखना बैक्टीरिया भी हैं। लेकिन बच्चों ये प्रोटिस्टा रेयर हैं, स्लाइम मोल्ड है सिर्फ, जबकि फंजाई और बैक्टीरिया में ये कॉमन है। फंजाई और बैक्टीरिया में ये कॉमन है। तो ये सेप्रोब्स करते क्या हैं, ये पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसे अगर मैं ये मान रहा हूँ, जैसे था फंगस सेल, ये फंगस की कोई सेल है। तो ये फंगस की सेल क्या करेगी? ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेगी। ये जब एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेगी मेरे बच्चों, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट पड़ा है हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी? लेस कॉम्प्लेक्स में और सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है डिकम्पोजिशन। तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन कौन कौन सी स्टेप्स होंगी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, वही चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब पहले क्लियर कर लीजिए। तो डिकम्पोजिशन एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी होता है और टेरेस्ट्रियल में भी होता है। एक्वाटिक में जैसे मैं बात करूं पॉन्ड, तो पॉन्ड के बॉटम में होगा, सॉइल सरफेस पे होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मेनली जो डेट्राइटस होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। प्लांट और एनिमल के रिमेन होते हैं, इनसॉल्युबल होता है, और यही रॉ मटेरियल होता है फॉर डिकम्पोजिशन। ये किस में कन्वर्टेड होगा? सिंपलर फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। और यही कुछ फॉर्म ये लोग ले लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंज्यूमर और रिड्यूसर बोलते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप्स होती हैं साइमल्टेनियसली। जो डेट्राइटस को कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स होती रहती हैं साइमल्टेनियसली। एक स्टेप होती है फ्रेगमेंटेशन, एक होती है लीचिंग और एक होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो डेट्राइटस होता है, अर्थवॉर्म हुआ, टर्माइट्स हुए, डेट्राइटस को डेट्रीवोट में, डेट्राइटस को ये ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्ट में। एक्चुअल में क्या है, ये डेट्रीवोर्स होते हैं। ये डेट्रीवोर, जैसे हम मैं बात करूँ अर्थवॉर्म और टर्माइट की, तो ये एक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म ने डेट्राइटस पर फीड किया, डेट्राइटस कॉम्प्लेक्स था, तो ये अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया, वहां पर डाइजेशन हुआ और ये लेस कॉम्प्लेक्स में एज अ फेकल मैटर बाहर आ गया। तो ये यहाँ पर क्या था? कॉम्प्लेक्स मैटर। और यहाँ पर क्या है? लेस कॉम्प्लेक्स, यानी फाइन पार्टिकल में वो डिसॉल्व हो चुका है। अब ये जो ये फंजाई और आपके जो ये बैक्टीरिया हैं, जो अब ये एंजाइम रिलीज करेंगे, तो ये एज कंपेयर टू रॉ वाला, ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या है? एक रॉ है। क्लियर? तो रॉ मटेरियल वाले में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे ही इन्होंने अर्थवॉर्म ने इस पर फीड किया, अर्थवॉर्म ने क्या किया, इसको बच्चों फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जैसे हम अगर स्टार्च वगैरह खाते हैं तो हमारा जो फेकल मैटर निकलता है तो वो भी ऑर्गेनिक ही होता है। क्लियर इतनी बात? तो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब देखिए, जिस एरिया में, जिस सॉइल एरिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई सॉइल एरिया है, अगर यहाँ पर इस सरफेस पर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या होता है, कभी कभी मॉइस्चर की वजह से कुछ मिनरल्स वगैरह जो होते हैं डेट्राइटस से लॉस हो जाते हैं और वो सॉइल के नीचे की तरफ आ जाते हैं और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में अनअवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं लीचिंग। इसको क्या कहेंगे? लीचिंग। और नेक्स्ट स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। ध्यान रखना, ये तीनों स्टेप होती हैं, तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली होती रहेंगी। साइमल्टेनियसली होने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप्स हैं, क्लियर है? जैसे डेट्राइटस डेट्रीवोर यूज कर रहा है, उसी दौरान लीचिंग भी हो रही है, उसी दौरान कैटाबॉलिज्म भी हो रही है। अरे भाई, मेरे भाई, आप खुद ही सुनो, ये कोई ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई अर्थवॉर्म भी प्रेजेंट है, यहाँ पर फंजाई और बैक्टीरिया भी हैं,
तो क्या आप फंजाई और बैक्टीरिया से कहोगे नहीं नहीं अभी रुक जाओ, पहले अर्थवॉर्म खाएगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद आप उसके फेकल मैटर पे फीड करना? नहीं, ये भी अपने एंजाइम रिलीज करेंगे, ये भी अपना काम कर रहा होगा, और साथ में क्या हो रहा है, लीचिंग भी हो रही होगी। इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये तीनों चीजें ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। क्लियर? अब देखिए कैटाबॉलिज्म में अगर हम बात करें, डिकम्पोजर का रोल आता है जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखिए सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, सेप्रोफाइट जब ये एंजाइम रिलीज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल है या तो ये ह्यूमस की फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाएगा। अब ये ह्यूमस क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर जब काफी टाइम तक पड़ा रहता है तो वहां पर वो जो कंपाउंड है वो ह्यूमस बन जाता है, जब वो डार्क कलर का हो जाता है, एमोर्फस होता है। क्लियर? इसके अंदर स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, ये मिनरल्स को धीरे धीरे रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बच्चे, वो होते हैं जो बहुत ही कम रेट पे डिकम्पोज होते हैं, जैसे लिग्निन हुआ, रेजिन हुआ। क्लियर? ये डार्क कलर का ध्यान रखना, एमorphous इन नेचर होता है, कोलाइडल नेचर में होता है, ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, स्लाइटली एसिडिक भी होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा, कैटाबॉलिज्म के दौरान ही ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर ये था पूरा डेट्राइटस, ठीक है? तो डेट्राइटस में जब एंजाइम रिलीज किए तो इतना जो पार्ट था, ये आपके सेलुलोज स्टार्च वगैरह वाले पार्ट थे, तो ये तो इजीली डाइजेस्ट हो गए। क्लियर? कि इजीली डाइजेस्ट हो गए, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो ऐसा पोर्शन था जहां पर लिग्निन वगैरह प्रेजेंट थे। तो लिग्निन वगैरह प्रेजेंट थे तो यहाँ पर, और दूसरे भी स्टार्च वगैरह थे, लिग्निन का अमाउंट ज्यादा था, तो यहाँ पर तो स्टार्च तो डाइजेस्ट होना शुरू हो गए, लेकिन लिग्निन और दूसरे जो रेजिड्यूज हैं वो बहुत ही रेयर रेट, बहुत ही स्लो रेट पे वो डिकम्पोज होते हैं, तो वो पार्ट क्या बन गया आपका, ह्यूमस। ध्यान रखना ह्यूमस एसिडिक होता है। मिनरलाइजेशन, अब क्या हो रहा है, जैसे ही डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो मिनरल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं सॉइल के अंदर। क्लियर? और ह्यूमस भी धीरे धीरे रिलीज करता है मिनरल्स को, ये चीज याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन, दिस ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन। क्लियर? जैसे मिनरलाइजेशन में ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेप्रोब्स हैं, सेप्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को, ये सारी की सारी चीजें, ये चारों की चारों, तीनों की तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली होती हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल ये आता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। ध्यान रखना, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वार्म कंडीशन, टेम्परेचर होना चाहिए मोर देन 30 डिग्री, दैट इज 35 टू 45 डिग्री। सॉइल, ध्यान रखेंगे आप, सॉइल मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 10% टेम्परेचर है तो ये इनिबिट कर देगा। तो टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर और एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन प्रमोट करती है, एनारोबिक कंडीशन इनिबिट करती है। और इवन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अगर लिग्निन होगा तो वो स्लो रेट पे डिकम्पोज होगा, और आपका बाकी सेलुलोज होगा वो फास्ट रेट पे होगा, ग्लूकोज होगा वो फास्ट रेट पे होगा बच्चों। अब देखिए, एट एनी प्लेस, ये मैंने क्वेश्चन बताया बच्चों को, अगर वहां पर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है and at another place inorganic matter is more, then what does it mean? इसका मतलब ये है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट है वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा, जहां पर इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर कम मिल रहा है, वहां पर डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा मिल रहा है। तो आप इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हो, जहां पर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा वहां पर आइदर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में लिग्निन ज्यादा है, सॉइल मॉइस्चर फेवरेबल नहीं है, वार्म कंडीशन नहीं है, एरोबिक कंडीशन नहीं है। जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा फास्टर रेट पे ज्यादा जल्दी ही कन्वर्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक मैटर पे, वहां पर लेस ऑर्गेनिक मैटर मिल रहे हैं, तो वहां पर ये चारों की चारों कंडीशन उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही है। आप एनसीईआरटी का यहाँ पर डायग्राम देख लेना एक बार। दिस इज द सेकंड फंक्शन, और that is decomposition. Now the next function is the energy flow. Energy flow is very easy process. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिए ये सन है, सन सिर्फ एक ही सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, ये प्लांट ने इससे एनर्जी ली, प्लांट ने फूड बनाया, प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को किसने खाया, आपका कार्निवोर्स ने खाया, फिर उसको ओमनीवोरस ने खाया या टॉप कार्निवोर्स ने इस पर फीड किया। तो
तो ये जो सनलाइट है इसने फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में एनर्जी स्टोर की, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुई, स्टार्च को किसने खाया, हर्बीवोर ने अपने फ्लैश को बढ़ाया, फिर इसको कार्निवोर ने फीड कर दिया। तो ये एक तरीके से देखें तो फूड चेन भी, और साथ में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर ऐसा तो नहीं है कि कार्निवोर एनर्जी संकुल देगा, तो इसलिए एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और अर्थ जो है वो ओपन सिस्टम होती है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से एनर्जी। और सन इज ओनली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट डीप ओशियंस। ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होगा, प्रोड्यूसर पर। कैसे, जैसे ये हर्बीवोर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पर। कार्निवोर किस पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोर। हर्बीवोर अगर ध्यान रखेंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, तो फिर कार्निवोर्स किस पे फीड करेंगे, अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी वाली चीजें डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। जैसे ये सन है, तो सन से जो एनर्जी आती है, देखिए भाई क्लाउड्स भी होते हैं, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो लेस देन 50% एनर्जी हमारी अर्थ पर आती है, और वही हमारा क्या होता है, पार रीजन। मतलब आप ये मान लीजिए मोर देन 50% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन लेस देन 50% अर्थ पर आएगी, जो हमारा क्या, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। इंसिडेंट रेडिएशन का कितना है, लेस देन 50%। क्लियर। अब ये जो लेस देन 50% आ रही है एनर्जी, तो ये अवेलेबल होगी प्लांट को, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है, तो ये अर्थ के सरफेस पाई, कुछ अर्थ ने एब्जॉर्ब की, कुछ अर्थ ने भी स्ट्राइक कर दी वापस। तो अब सवाल ये आता है, ये प्लांट कितनी एनर्जी कैप्चर करेगा, सनलाइट। तो ये माना जाता है 1 to 5% इंसिडेंट का, 2 to 10% ऑफ पार रीजन। पार रीजन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। अब इस प्लांट की एनपीपी अगर देखें, किसी भी एक ट्री की एनपीपी देखें किसी भी प्लांट की, तो वो आपकी 0.824 आती है ऑफ इंसिडेंट, और 1.628 आती है पार रीजन की। ठीक है, 4.824%। ये इतना जरूरी नहीं है, बस इतना चीज याद रखना कितनी कैप्चर कर रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, ध्यान रखिए, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब ये सन से ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, तो हम ये मान के चलेंगे जो सन से एनर्जी जो कैप्चर कर रहा है, वो इंसिडेंट का कितना कर रहा है, 1%, 1 to 5% कर रहा है, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। तो ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, T1, सॉरी 1% ऑफ सन। जैसे सन के पास अगर 15,000 किलो कैलोरी एनर्जी हमारी अर्थ पर आ रही है, तो इसका कितना कैप्चर करेगा, ये 1%। 1% का मतलब है दैट इज द 150 किलो कैलोरी। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को होगी भी क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो आपका 10% लॉ को फॉलो करता है। 10% लॉ को फॉलो का मतलब ये है, जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 पे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर करती होती है। तो ये जो है ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर 150 इस यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका कितना हो गया, 15। ट्रॉपिक लेवल 3 पे कितनी हो गई आपकी, 1.5। तो इसका मतलब है जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है, हायर ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये होता है जैसे T3, जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है, अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल लोअर टू हायर ओनली 10% एनर्जी पासेस। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर अवेलेबल होगी, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल 1। ठीक है। और एनर्जी फ्लो जो होता है ये थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पर जो ये एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रहा है, वो आपका हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें आ रही। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंट्रोपी जो होती है ऑफ सिस्टम, वो रेंडमनेस इंक्रीज होती रहती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो लॉसेज हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंट्रोपी डिस्टर्ब हो रही है। क्लियर। तो ये आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, एनर्जी जब फ्लो हो रहा है वो इकोसिस्टम में, वो दोनों ही लॉ को फॉलो करता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं बच्चों को, जैसे अगर 20,000 किलो जूल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सन, हाउ मच इज अवेलेबल टू द ट्रॉपिक लेवल 2। तो आपने क्या करना है, सन से कितनी आ रही है, 20, T1, T2 पे पूछ रहा है, तो इसका 1% तो ट्रॉपिक लेवल लेगा। जो ठीक है, T1 पे T2 पे कितना, 10%, आंसर आ गया। अगर 20 किलो जूल इज अवेलेबल एट T4, हाउ मच इज एट T1। इसका मतलब है आपको वापस चलना पड़ेगा।
20 है तो यहाँ पर 200 होगी, यहाँ पर T3 पे, और यहाँ पर कितनी होगी 2000 होगी T2 पर, और T1 पे पूछ रहा है ये, तो कितना हो जाएगा 20,000। तो कुछ भी पूछ ले, आपका बेसिक चीज क्लियर है। क्लियर, ये होगा हमारे 3 फंक्शंस। क्लियर, तो ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स लॉ को फॉलो करता है ये एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होता है, अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब ये होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई, देखिए सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल के अंदर तो मिनरल्स भी हैं। इस सॉइल से मिनरल्स को किसने लिया? प्लांट ने। इस प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने, हर्बीवोर ने। मैं अभी फिलहाल दो चीजें कंसिडर कर रहा हूँ, हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर ने। ये हुआ। अब ये मिनरल्स कहाँ पर हो गए? हर्बीवोर प्लांट, और ये अब ये किस फॉर्म में रहेंगे? अनअवेलेबल फॉर्म में। अब इनकी क्या होती है? डेथ। क्या होगी बच्चों? इनकी डेथ। डेथ के बाद इनका क्या बनेगा? डेट्राइटस। अब डेट्राइटस को क्या होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? आपका मिनरल्स रिलीज हो जाएंगे। क्लियर, तो ये क्या होगा आपका? इस तरीके से मिनरल साइक्लिंग हो रही है, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इसका मतलब ये होता है फ्लो ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पर दो टाइप के पूल मिलेंगे, एक होता है रिजर्वॉयर पूल मिलता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक मिलता है रिजर्वॉयर पूल, और एक मिलता है साइक्लिंग पूल। बच्चों रिजर्वॉयर पूल का मतलब ये है जो सॉइल के अंदर है या ओशियन के अंदर है। साइक्लिंग पूल का मतलब है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। क्लियर, जैसे प्लांट ने अब्सॉर्ब किया तो प्लांट से वो हर्बीवोर, और जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दैट इज कॉल्ड इन साइक्लिंग पूल। तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट के पूल मिलते हैं। और अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो बच्चों दो प्रकार की होती है। एक तो जहां पर गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है सेडिमेंट्री, जहां पर रॉक्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस और सल्फर, ये सल्फर में मोस्टली ये मिक्स्ड है, इसमें गैसेस भी होते हैं और रॉक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। गैसियस में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आसान है यार कार्बन वाला तो, आप लोगों ने तो 6th 7th में ही पढ़ रखा होगा कार्बन। अब देखिए कार्बन के बारे में बात करें तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं। फैक्ट क्या है? वही बायोमोलिक्यूल, जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं सबका कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूएंट? क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक है। ये 49% ऑफ ड्राई मास बनाता है सेल का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अगर कार्बन की बात करें तो ओशियन के अंदर जो है सबसे ज्यादा डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसलिए वो क्या एक्ट करेगा? रिजर्वॉयर। ग्रेफाइट रॉक्स भी कार्बन को स्टोर करती हैं। यहाँ पर एक चीज है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है एनुअली? 4 × 10⁻13 kg। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे कि ये जो है प्लांट है, तो यहाँ प्लांट पर क्या आई? सनलाइट। इसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस के बाद अब ये बाकी, जैसे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, ये कार है, ये कार है, यहाँ पर कोई दूसरी इंडस्ट्री है, तो ये क्या कर रहे हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? प्लांट अपटेक करेगा। अब जैसे ह्यूमन है, ये भी इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। क्लियर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर या तो ओशन में चली जाएगी, ओशन में गई तो ओशन में डिजोल्व फॉर्म में कौन लेगा इसको? प्रोड्यूसर्स लेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह लेंगे। और जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो उनसे वैसे ही साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आसान है कि ये कोई प्लांट है, प्लांट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्री हो सकती है, कार हो सकती है, ह्यूमंस हो सकते हैं, और प्लांट रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, साइकिल चलता आ रहा है। अब इनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद ये जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हुई प्लांट्स की, तो क्या बन गए? कोल बन गए, फॉसिल्स बन गए, इनको हमने इंडस्ट्री में यूज कर लिया। क्लियर, आसान चीजें समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है इस कॉपी में भी, नेक्स्ट पेज से हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का आप इन्वायरमेंट में कैसे एडिक्शन कर रहे हो? फॉसिल बर्निंग कर रहे हो, डिकम्पोजर भी कर रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजर भी रेस्पिरेशन करेंगे, भाई रेस्पिरेशन। ठीक है,
फॉस्फोरस साइकिल की बात करें, फॉस्फोरस किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बोन्स के लिए होता है, मोलस्का के अंदर शेल के लिए, एटीपी के लिए। अब देखिए आराम से पढ़ेंगे इस चीज को। ये रॉक है, ठीक है, रॉक की विदरिंग हुई तो फॉस्फेट रिलीज हुआ। जब फॉस्फेट रिलीज हुआ, इस फॉस्फेट का किसने अपटेक किया, प्लांट ने अपटेक किया। प्लांट को किसने खाया, कंज्यूमर ने खाया। अब इन सब की क्या होती है, प्लांट और कंज्यूमर की डेथ होती है, क्या बन गया फिर ये डेट्राइटस। डेट्राइटस के बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन, और ये हो गया फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट जो सॉइल के अंदर आया, ये फॉस्फेट इन सॉइल है, तो इसमें से कुछ पार्ट लीचिंग में भी जा सकता है। तो ये इसी तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर तो ना तो कोई गैशियस फेज है, क्लियर, फॉस्फेट की ना तो कोई गैशियस फेज है और ना कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी फॉस्फोरस वाली गैस को रिलीज कर रहा है और एडिशन कर रहा है इन्वायरमेंट में। तो ये डिफरेंस याद रखना। ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी वाली बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल वैल्यू, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यही तो बातें हैं, ये शायद मैंने डिक्टेट किया होगा। अब देखिए फूड चेन का मतलब क्या होता है, कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाएगा, ये होती है फूड चेन। हु ईट होम। अब ये क्या होता है किसी भी फूड चेन में, फूड चेन इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल का फीडिंग लेवल, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल जो होंगे वो आपके किसी भी फूड चेन में 3 to 4 होते हैं, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से। क्लियर, तीन टाइप की फूड चेन आपको देखने को मिलेंगी, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, ये मिलेंगी आपको ग्रेजिंग डेट्राइटस फूड चेन, और एक होती है पैरासाइटिक फूड चेन जिसको ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर लेवल से। अब जैसे मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल में, भाई ग्रास को रैबिट ने खाया, फॉक्स ने खाया, वॉल्फ ने खाया, ये इसका ट्रॉपिक लेवल 1 हुआ, इसका ट्रॉपिक लेवल 2 हुआ, ये इसका ट्रॉपिक लेवल 3 हुआ, इसका ट्रॉपिक लेवल 4 हुआ, इसका ट्रॉपिक लेवल 5 हुआ। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये हो गए प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर। ये चीजें याद रखनी है। ऐसी ग्रास होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेजिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ये प्रोड्यूसर से। अब जैसे एक्वेटिक में अगर हम बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम में हम बात करें, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह होते हैं, एल्गी होते हैं, फिर जू प्लैंक्टॉन्स को फीड करेंगे, फिर स्मॉल फिशेस, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स, ये या लार्ज फिश। क्लियर, तो ये एक्वेटिक, जनरली 3 से 4 ही फूड वो होते हैं ट्रॉपिक लेवल। ये क्या हो गए आपके ग्रेजिंग फूड चेन। अब एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, ध्यान रखना, ये डेट्राइटस से स्टार्ट होती है, और डेट्राइटस फूड चेन में जो भी डेट्राइटस होगा वो ग्रेजिंग फूड चेन से ही मिलेगा। और यहाँ पर डिकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स को बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे डेट्राइटस को किसने खाया, अर्थवॉर्म ने। अर्थवॉर्म को कौन खाएगा, आपका स्पैरो, स्पैरो को कौन, फैल्कन। तो ये क्या है, डेट्राइटस फूड चेन है। एक होती है पैरासाइटिक फूड चेन। अगर किसी भी लेवल पर पैरासाइट है, ध्यान रखना पैरासाइट के नंबर हाई है, और एक मिनट सेकंड रुकिए। देखिए पैरासाइटिक फूड चेन में क्या हुआ, जैसे कोई भी एनिमल है तो उस पर पैरासाइट जाहिर सी बात है, पैरासाइट का साइज छोटा होता है, उसके नंबर हाई होंगे। क्लियर, और पैरासाइट क्या करेगा, ये प्रेजेंट होगा आइदर ऑन प्रोड्यूसर्स पर, हर्बीवोर्स पर और कार्निवोर्स पर, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर पर हुआ तो पैरासाइट का कौन सा लेवल हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ये चीज याद रखनी है आपको, प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स पर हुआ पैरासाइट तो उसको ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, थर्ड। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो एनसीईआरटी ने पूछा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी जो फ्लो होती है वो होती है डेट्राइटस फूड चेन से, जबकि एक्वेटिक में जीएफसी से, एक्वेटिक में जीएफसी से। अब देखो एक होता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, यहाँ पर कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाती है। जैसे ग्रास हॉपर, ग्रास को किसने खाया, डियर ने, डियर को कौन खा रहा है, लायन, ठीक है। अब ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने, रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स, फॉक्स को कौन फीड कर सकता है, लायन, ठीक है। ग्रास को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को, सॉरी, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। ये जो है, अब जैसे इनकी किसी की डेथ होती है तो ये क्या बना, डेट्राइटस, डेट्राइटस को कौन खाएगा, डेट्रीवोर्स, और डेट्रीवोर्स को स्पैरो, स्पैरो को कौन खाएगा, फैल्कन।
तो ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक हो गई। और कोई भी नेचर में कोई भी सिंपल फूड चेन बच्चों आपको नहीं मिलती, हम समझाने के लिए बता देते हैं आपको सिर्फ। तो ये क्या मिलता है, एक क्लस्टर ऑफ फूड चेन जो इंटरलिंक होता है, उसको आप कहते हो फूड वेब। तो फूड वेब में ये जरूरी नहीं है कि जीएफसी चल रही है, देखो ये जीएफसी चल रही है, यहाँ पर कौन सी चलने लगी आपकी, टीएफसी, टेट्राइटस फूड चेन। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरलिंकिंग हो जाती है डिफरेंट फूड चेन्स की, और जैसे कि डीएफसी विद जीएफसी। और ये सिंपल फूड चेन कभी भी नेचर में नहीं होती है। फूड वेब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस, जैसे इसकी 1 2 3, तो इतनी ज्यादा इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी होती है। ये जनरलाइजेशन आप लोग याद रखना। फूड चेन, ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है, आप लोग समझ लेना, वही चीजें हैं। इससे क्या होगा, चॉइस ऑफ फूड बढ़ जाएगी कि भाई लायन को अगर डियर ना मिली तो वो वॉल्फ से भी काम चला सकता है, फॉक्स से भी काम चला सकता है, उसको तो खाना चाहिए। अब फैल्कन को अगर स्नेक नहीं मिला तो वो स्पैरो को भी ढूंढ लेगा, वेट थोड़ी ना करेगा, नहीं जी आज तो मुझे स्नेक खाने का मन है, आज तो मैं नहीं खाऊंगा स्पैरो। अब ये होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको समझा रखा है, इसमें इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में आप नहीं समझ सकते, और एनसीईआरटी वाली चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में क्या होता है बच्चों, इकोलॉजिकल पिरामिड में सिंपली हम किसी भी फूड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस किसी भी फूड चेन के हम क्या करेंगे, स्पेशली ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जीएफसी कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर ये जो पहला कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बच्चे सबसे पहले दिया था एल्टन नाम के बंदे ने। तो ये एल्टन इसलिए इनको बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। आपसे पूछा जा सकता है एल्टोनियन पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स का मतलब है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दो पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो पॉपुलेशन पिरामिड्स, ठीक है, और एक पढ़ते हो एल्टोनियन पिरामिड्स। क्लियर, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो भी ये है, तो इसमें हम तीन चीजें लेते हैं, नंबर, बायोमास में ड्राई वेट, और एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी पिरामिड्स होगा तो पिरामिड की तीन शेप होंगी, ध्यान रखेंगे। एक तो आपके अपराइट, इन्वर्टेड, और एक स्पिंडल। और जो ये नीचे वाला लेवल है ना, ये सभी के अंदर प्रोड्यूसर का होगा। जो बॉटम है वो प्रोड्यूसर का होता है, और जो ये टॉप वाला पॉइंट है, ये आपका टॉप कार्निवोर्स का होता है। तो यहां पर हम किस टर्म में डिनोट करेंगे, नंबर, ड्राई वेट, एनर्जी के टर्म में। कितनी शेप्स मिलेंगी हमें, तीन, ट्रायंगुलर शेप, अपराइट शेप, इन्वर्टेड शेप, और स्पिंडल शेप। क्लियर, स्पिंडल शेप को ही आप क्या बोल देते हो, डिमिनिशिंग शेप। क्लियर, इतनी बात, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब लॉजिकली समझना है आपने। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले रखा है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देख रहे हो कितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन है, उन पर फीड करने के लिए जू प्लैंक्टन कितने कम है, ये स्मॉल फिशेस कितनी कम है। एस एफ मीन्स स्मॉल फिशेस, एल एफ मीन्स लार्ज फिश। क्लियर, अगर नंबर की बात देंगे तो प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा है, भाई ये नंबर ज्यादा है। अगर हम जू प्लैंक्टन की बात करें तो ये नंबर इसके आ गए, ये सेकेंडरी के आगे। तो ये जो, अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो ये कैसा आ जाएगा, अपराइट। अगर आप बायोमास की बात करोगे तो भाई ये तो माइक्रोस्कोपिक है, तो इनका वेट तो बहुत कम आएगा। जू प्लैंक्टन, इनका साइज बड़ा होता है, इनका वेट ज्यादा आएगा, इनका वेट ज्यादा आएगा, इनका वेट ज्यादा आएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके, इन्वर्टेड। क्लियर इतनी बात, ये कैसे हो जाएंगे, इन्वर्टेड। अब बच्चों एनर्जी फ्लो, अब जैसे फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन ने एस, ये, और लार्ज फिश ने, भाई यहाँ से तो 10% एनर्जी तो जाएगी, सिर्फ इससे भी 10% जाएगी, इससे भी 10%। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ तो 10 ही जाएगी, यहाँ 1 जाएगी, यहाँ 0.1 जाएगी। तो एनर्जी वाला तो ऑलवेज अपराइट होता है, कोई सा भी आपका एक्वेटिक ले लो या फॉरेस्ट वाला ले लो, ग्रास लैंड वाला भी ले लो, सब में एनर्जी वाला क्या होता है, अपराइट होगा। क्लियर इतनी बात, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिमिटेशन भी है इसके अंदर कुछ, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, जैसे सवाना ग्रासलैंड सिस्टम, तो वहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, डियर कम होंगी, लायंस लेस होंगे,
अब नंबर की बात करें तो अपराइट आएगा, बायोमास की बात करें तो ग्रासेस का अगर बायोमास देखोगे पूरे एरिया का बहुत ज्यादा आएगा तो ये भी अपराइट होते हैं, तीनों कैसे होंगे, अपराइट होंगे। ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक हॉक है, 4 हर्बीवोर बर्ड्स हैं, एक ट्री है। हर्बीवोर्स बर्ड मतलब फ्रूगीवोरस बर्ड। तो यहाँ पर अगर आप नंबर का देखोगे बच्चों तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप नंबर का देखोगे, नंबर में देखिए ये एक ट्री है, 4 है, उस पर एक हॉक है, ये कैसा हो गया, स्पिंडल शेप। बायोमास में कैसा होगा भाई, ट्री का बायोमास तो ज्यादा होगा 4 वर्ड के हिसाब से, तो वो कैसा होगा, अपराइट। एनर्जी वाला तो हमेशा अपराइट मिलता है। इनफैक्ट मोस्टली इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो अपराइट होते हैं, ठीक है। अब क्रॉप लैंड में नंबर, क्रॉप लैंड में जैसे भाई मैं किसी भी ये बात कर रहा हूँ एरिया की, यहाँ पर मैंने राइस के प्लांट्स को ग्रो करा रखा है तो जाहिर सी बात है उसका वेट नंबर ज्यादा होंगे, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन दे रखी हैं, जैसे मैंने दिया है कि एक ट्री है, 4 हर्बीवोर्स हैं और पैरासाइट है ऑन वर्ड्स। तो एक ट्री वाला आपसे बोलेगा नंबर इकोलॉजिकल पिरामिड की शेप बताइए, एक ट्री है ना, कितने वर्ड्स हैं, 4, 4 का तो ये आएगा ना, पैरासाइट वर्ड पे तो ज्यादा ही होंगे ना, तो कैसा हो गया ये, इन्वर्टेड। अब इसी का बायोमास के नंबर में पूछ ले, बायोमास में तो आपको ध्यान रखना ट्री का तो बायोमास ज्यादा होगा, वर्ड का कम होगा। ट्री का बायोमास वर्ड का कम हुआ और पैरासाइट का साइज तो और छोटा है तो वर्ड से कम होगा, तो ये कितना हो गया, ऐसे आ जाएगा। बायोमास का कैसा आ जाएगा, अपराइट। नंबर का कैसा आएगा आपका, इन्वर्टेड। और ये ध्यान रखना मोस्टली इकोसिस्टम में शेप्स जो होती हैं अपराइट होती हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा होते हैं। ये एनसीईआरटी के जनरलाइजेशन है, एनटी की क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब बात करें लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स की बच्चों, तो लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंपलर फूड चेन होती है, ठीक है। ये सिंपल फूड चेन को कंसीडर करता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट, ये फूड वेब को कंसीडर नहीं करता है। और यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ट्रॉपिक लेवल ही कंसीडर किया जाता है एट अ टाइम। जैसे स्पैरो, स्पैरो अगर सीड पर फीड कर रही है, ध्यान रखना, स्पैरो सीड पर फीड कर रही है तो सीड क्या है, प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है। और स्पैरो फीड करे तो उसका ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, T2। अगर ये इंसेक्ट पर फीड करे तो T3। तो ये यहाँ पर कोई भी इकोलॉजिकल प्राइमेट जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आइदर इसका T2 मानेगा, T3 मानेगा, कोई दोनों एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। और यहाँ पर डिकम्पोजर भी कंसीडर नहीं हो सकते। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो इकोलॉजिकल प्राइमेट्स होते हैं यहाँ पर सिंपल फूड चेन होती है, फूड वेब को नहीं कंसीडर किया जाता, सिंगल ट्रॉपिक लेवल को ही कंसीडर किया जाता है। लिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अब नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखना, नेक्स्ट है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है ये, सिर्फ चीजें समझनी है आपको। जैसे कोई भी ये नया एरिया है, ये कोई भी न्यू एरिया है, अब इस न्यू एरिया में कोई भी स्पीशीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस एरिया में आएंगे और उसको ऑक्युपाई करेंगे और यहाँ पर अपने नंबर इंक्रीज करा देंगे, तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी भी स्पीशीज का किसी भी एरिया में आना, अपने नंबर बढ़ाना और उस एरिया को ऑक्युपाई करना, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उस दौरान जितने भी दूसरे स्पीशीज आएंगे, ध्यान रखना एक ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज अराइव हो जाएंगी, उसी को क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये आपका ध्यान रखना डायनेमिक प्रोसेस होता है क्योंकि चेंज होता रहता है, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल ये होता है क्योंकि जो भी पहले ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सिंपलर होंगे, जो लास्ट में रुकेंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो पहले आएंगे वो सिंपल होंगे, लास्ट में रुकेंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, डायरेक्शनल प्रोसेस है। और ध्यान रखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन कंटिन्यूअस डायनेमिक डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये किसी भी एरिया को ऑक्युपाई करेगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आएंगी, कम्युनिटीज का मतलब है डिफरेंट पॉपुलेशन आएगी, और बायोटिक कम्युनिटी इसलिए एनसीईआरटी लिखती है सेल्डमली स्टैटिक होती है। सेल्डम का मतलब है कभी कभार, क्लियर। जो उस एरिया में आएगा बच्चों, जो उस एरिया में आएगा पहली बार तो उसको कहते हैं क्लाइमेक्स, सॉरी पायनियर कम्युनिटी। जो उस एरिया में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, पायनियर कम्युनिटी। और जो लास्ट में रुकेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेक्स। ध्यान रखना, तो ये सीरीज ऑफ कम्युनिटीज होती हैं और इन सीरीज ऑफ कम्युनिटीज को बोलते हैं सीर। अब जो पहले आया पायनियर कम्युनिटी जो फर्स्ट ऑक्युपाई कर रहा है, और बीच में जो आएंगे वो ट्रांजिशनल कम्युनिटी, जो लास्ट में रुक जाएंगे वो आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो ज्यादा स्टेबल होंगे और
डाइवर्सिफाइड होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे और डाइवर्सिफाइड होंगे। अब यहाँ पर है जैसे सक्सेशन की बात करें तो पहले तो कम ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के नंबर्स बढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ेंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज होगा। जैसे पहले ग्रासेस आए, फिर उसके बाद श्रफ्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके स्मॉल ट्री आएंगे और फिर आपके लास्ट ट्री आएंगे। दैट इज द स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इंक्रीज होगी भैया, नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बढ़ेगी। फ्लोरा और फौना दोनों ही चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट ही कंसीडर किए जा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए बच्चों हमारे सिलेबस में सिर्फ प्लांट को ही कंसीडर करेंगे, कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्लांट की स्पीशीज चेंज हो रही है। फ्लोरा और निच जो होता है नैरो हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों ही चेंज होते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, भाई लॉजिकली सोचना है, कोई भी एक एरिया आ रहा है स्पीशीज एट द लास्ट, जैसे आपने कोई भी पॉन्ड देखा, अब ये पॉन्ड नया था, अब आफ्टर सेवरल ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, उसके बाद क्या हुआ, इस पॉन्ड की जगह क्या प्रेजेंट हो गया, फॉरेस्ट एरिया। तो जब पॉन्ड था इसके अंदर स्पीशीज कम थी, यहाँ पर अब स्पीशीज के नंबर ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो जब ये कन्वर्जन हुआ तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों ही चेंज हो गए। बात समझ में आ रही है? पहले यहाँ पर डिकम्पोजिशन बॉटम पे होता था, अब यहाँ पर सॉइल सरफेस पे होगा। मेरी बात क्लियर? ये चीजें समझनी है आपको। इकोलॉजिकल सक्सेशन में नोड सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इवोल्यूशन वुड हैव बीन रन पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, व्हेन अर्थ फॉर्म्ड। ये माना जाता था कि जब हमारी अर्थ बनी होगी तो अर्थ पे तो कोई स्पीशीज नहीं थी, अब स्पीशीज आए होंगे, अर्थ को ऑक्युपाई किया होगा, सक्सेशन भी साथ साथ में चल रहा होगा, इवोल्यूशन भी साथ साथ में चल रहा होगा। टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं, प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, जेरिक सक्सेशन होता है, मेजिक सक्सेशन होता है। ये टर्म ध्यान रखने हैं आपको बच्चों, इन टर्म से क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपको सिर्फ बेसिक लॉजिक याद रखना है। कोई भी नया एरिया जहां पर पहले कोई भी स्पीशीज नहीं प्रेजेंट थे, जैसे बैरन रॉक हुआ, कोई लावा कूल्ड हुआ, उसमें उस एरिया में कोई भी न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, ये बच्चे ने मिस कर दिया, न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, कूल्ड लावा है, ये यहाँ पर जो भी स्पीशीज आएंगी वो क्या होंगी, पाइनियर कम्युनिटी, और बीच वाली ट्रांजिशनल, लास्ट वाली क्लाइमैक्स। और जनरली ये देखा गया है क्लाइमैक्स में फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है। और जो प्राइमरी सक्सेशन है किसी भी नए एरिया में जहां पर कोई पहले प्रेजेंट ही नहीं रहा, तो ये बहुत स्लो रेट पे होता है। पाइनर कम्युनिटी टेरेस्ट्रियल में लाइकेन होंगी और एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन होंगे। ट्रांजिशनल कम्युनिटी डिपेंड करेगा एक्टिविटी पर, कि भाई लाइकेन ने कितनी सॉइल बनाई है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं हम। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये होता है, कोई भी एक एरिया था, यहाँ पर पहले स्पीशीज रहती थी, अब क्या हुआ, फ्लड आ गया, सारी सारी स्पीशीज की डेथ हो गई, और कोई भी हमने फॉरेस्ट को बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद अब वहां पर नई स्पीशीज का आना, वो क्या होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं, सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन पे ध्यान रखने, ये वहां पर होता है जो एरिया पहले बायोटिक कम्युनिटी से ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन वो कम्युनिटी डिसअपियर हो जाती है कुछ सरकमचांसेस की वजह से। अब जैसे फॉरेस्ट में फायरलैंड, फ्लडेड एरिया, हार्वेस्टेड क्रॉपलैंड, तो वहां पर जो स्पीशीज आएंगी वो तो जल्दी फास्ट आएंगी, वो स्पीशीज जो आएंगी वो फास्ट रेट पे आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल बनी बनाई है, सारी की सारी चीजें हैं। और कम्युनिटी का अराइवल डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल। अब ध्यान रखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन में बच्चों आपको सारी कम्युनिटी देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि फास्ट होता है। प्राइमरी सक्सेशन में आपको सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। एक होता है हाइड्राक, हाइड्राक का मतलब होता है जो वाटर में होगा, जैसे पॉन्ड के अंदर, ठीक है। और एक होता है ज़राक, ज़राक का मतलब होता है जो ड्राई, जहां पर वाटर लेस कंडीशन होती है। क्या है, हाइड्रार्क हो या ज़राक हो, ध्यान रखना, क्या है, हाइड्रार्क हो या ज़राक हो, जो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी वो आएगी मेजिक कंडीशन की। मेजिक कंडीशन का मतलब होता है मॉडरेट मॉइस्चर। ऐसी ज़राक कंडीशन में ध्यान रखना, ड्राई एरिया में हो रहा है मॉइस्चर, मॉइस्चर भी प्रेजेंट नहीं है, नियरली ध्यान रखना, मॉइस्चर नियरली एब्सेंट होता है, ड्राई कंडीशन है, ठीक है, एब्सेंट मानेंगे। और जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी तो यहाँ पर मॉइस्चर कैसा होगा, इंटरमीडिएट, दैट इज मैजिक कंडीशन। तो आपसे पूछा जाएगा क्या है ज़राक हो सक्सेशन, क्या है हाइड्राक हो, तो फाइनल कम्युनिटी में जो कंडीशन कैसी आएगी, मैजिक कंडीशन, मॉडरेट मॉइस्चर होगा वहां पर। क्लियर?
ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर, पॉइंट भी लिखवा रखा है, मतलब जो जो एनसीईआरटी वाली बातें हैं वो आपको आ जाएंगी समझ में, सारी की सारी चीजें। और यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर रखा, पैकेज की फॉर्म में आपकी नहीं लिया है, क्योंकि पैकेज से इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी सारी बातें। अब जैसे जरा कंडीशन कोई भी बैरन रॉक है, ये बैरन रॉक है, तो यहाँ पर कौन आएंगे सबसे पहले, लाइकेन। लाइकेन में सबसे पहले कौन आते हैं, क्रस्टोज, फिर आते हैं फोलियोज, फिर आते हैं फ्रूटिकोज। ध्यान रखना, क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, फिर आएंगे हर्फ्स। हर्फ्स में कौन आएंगे सबसे पहले, एनुअल्स, फिर आएंगे पेरेनियल्स। ठीक है, मॉसेस आएंगे। लाइकेन, ध्यान रखेंगे अगर आपको प्लांट किंगडम में याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को कौन बिगिन करते हैं, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। श्रब्स आ गई, श्रब्स के बाद क्या आ गया, फॉरेस्ट एरिया। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट एरिया में कंडीशन कैसी होगी, मैसिक कंडीशन होगी। कौन सी कम्युनिटी हो गई, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर इतनी बात, ये कौन सी कम्युनिटी हो गई, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन है सबसे पहले, लाइकेन आए, फिर कौन आएंगे, ब्रायोफाइट आएंगे, फिर आपके कौन से आएंगे, ये मॉसेस आए, मॉसेस हर भाई श्रब्स आए, ये चीजें याद रखेंगे। अब ये एक पॉन्ड सिस्टम की बात करते हैं। पॉन्ड सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, ये कैसे होंगे, पाइनियर कम्युनिटी। क्लियर, कैसी कम्युनिटी है ये बच्चों, पाइनियर कम्युनिटी है फाइटोप्लैंक्टन। अब ये पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन के नंबर ज्यादा हो गए, पहले फाइटोप्लैंक्टन आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट्स आ जाएंगे, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग आ जाएंगे। सबमर्ज तो थे, अब इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगी। फ्री फ्लोटिंग स्टेज में जैसे आपके एजोला, वॉल्फिया, ये प्लांट्स आ जाएंगे। क्लियर। और फिर यहाँ पर आपके वो प्लांट्स आएंगे जो जिनका कुछ पार्ट वाटर से निकलता है, तो ऐसे प्लांट को आप कहते हो एम्फीबियस स्टेज। एम्फीबियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे अगर आप फ्रॉक को देखोगे वाटर में तो उसकी गर्दन बाहर निकली रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियस, और इसी को बोलते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। इसके बाद यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे श्रब्स। क्लियर, जिसको आप कहोगे मार्श मीडो स्टेज। क्या बोलोगे आप इसको, मार्श मीडो स्टेज। फिर यहाँ पर छोटे छोटे ट्री आएंगे, श्रब्स आएंगी, और जिसको आप बोलोगे वुडलैंड स्टेज, ये वुडलैंड स्टेज है। फिर आ जाएंगे फॉरेस्ट। तो आप अगर बच्चों एनसीईआरटी निकालो या पैकेज निकालो तो आप लोग जरूर इस चीज को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में, 12th की एनसीईआरटी में खुद ही खोल रहा हूँ, तो आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में आप पेज नंबर आप 252 पर जाओगे, 252 पर पेज नंबर, डायग्राम नंबर है आपका, फिगर नंबर है 14.5। इस डायग्राम में आप इधर से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये है दो डायग्राम है, तो बीच में एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अलग अलग डायग्राम है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन आए, सबमर्ज प्लांट आए, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज आई, फिर ध्यान रखना, फिर उसके बाद रीड स्विम्प आएगी, फिर मार्श मीडो आएगी, फिर स्क्रब स्टेज आएगी जिसको वुडलैंड बोलते हैं, फिर लास्ट में क्या आएगी, फॉरेस्ट आएगी। तो आप मार्क कर लेना इसको। जो इनिशियल वाली 6 पिक्चर, जो इनिशियल वाली 6 पिक्चर्स हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जैसे नया पॉन्ड आया, नया पॉन्ड है, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज, ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। इनिशियल वाली जो 6 पिक्चर्स हैं, फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड लिखना है, इधर फोर्थ लिखना है, फिफ्थ लिखना है, और ये 6 लिखना है। इसी स्टेज में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचता है, और वो टॉपिक ये है इकोसिस्टम सर्विसेज, कि भाई इकोसिस्टम हमारे लिए क्या कर रहा है, इकोसिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर है इकोसिस्टम की सर्विसेज। ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज एडिशनल टॉपिक है, और ये जब आप लास्ट में जाओगे, जैसे मैं पेज नंबर 252 की बात करूं, 254 पे है शायद, ये 55 पर है, 255 पेज पे इकोसिस्टम सर्विसेज लिखा हुआ है। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब यही है
कि इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, भाई पॉलिनेटर्स है इकोसिस्टम का ही तो पार्ट है, बायोटिक कम्युन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर भी दे रहा है हमें, वाटर भी दे रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जनरेटिंग फर्टाइल सॉइल, ये सारी की सारी चीजें क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो एक साइंटिस्ट जिन्होंने बताया, रॉबर्ट कॉन्स्टांजा पूछा जाता है, रॉबर्ट कॉन्स्टांजा ने ये बताया कि अगर हम इसकी कॉस्ट लगाएं तो यूएस डॉलर में 33 ट्रिलियन आएगी, 33 ट्रिलियन आएगी, जो कि ध्यान रखना, जो कि जीएनपी से ट्वाइस है। यूएस की जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 18 ट्रिलियन है, उसका ये अप्रोक्सीमेटली डबल है। अगर ये टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करो तो इसमें से 50% तो भाई सॉइल फॉर्मेशन में जाएगी। किस में जाएगी? सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, 50% सॉइल फॉर्मेशन में जाएगी, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है किसी भी आपने हैबिटेट को, जैसे हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम जाके प्लांट लगा रहे हैं, कुछ टाइम बाद फॉरेस्ट अपना आप को रिक्रिएट करता है। रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बच्चों लेस देन 10% इन ईच। अब जैसे यहां पर ध्यान रखना, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इससे आए नहीं है अभी तक। एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ 6% ईच। तो ये चीज ध्यान रखना पेज नंबर 255 पर। दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम चैप्टर। अगर इकोसिस्टम चैप्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शंस को आप पढ़िए। सबसे पहले फंक्शन में आप प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे, फिर आप डिकम्पोजिशन पढ़ोगे, फिर आप एनर्जी ट्रांसफर पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ोगे। फिर आप, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, फिर हमारा थर्ड टॉपिक कौन सा स्टार्ट होता है बच्चों? थर्ड टॉपिक हमारा होता है फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, और एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आपका इकोसिस्टम सर्विसेज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, बायोडाइवर्सिटी भी एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा।